हेलो एवरीवन। सी ए वेब ऑफ जैनियर अपन अब आगे का डिस्कशन करते हैं, कल जहाँ पे छोड़े थे उसके बाद का। कल मैंने डिसीजन यूजिंग डेटा एनालिसिस के पहले तक का सारा कवर कर लिया था, जो हमारे चार्टिंग टेक्निक्स थे। उसके बाद जो प्राइस पैटर्न्स को इंटरप्रेट करने वाला जो लास्ट टॉपिक अपन ने कवर किया था, मार्केट इंडिकेटर्स हो गए, ये सब अपन ने कवर कर लिया था। सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, विच इज एसेंशियली डिसीजन यूजिंग डेटा एनालिटिक्स, दिस इज 2.9, इवैल्यूएशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस 2.10, एंड then we'll study efficient market hypothesis, which will be our last topic in this chapter, security analysis. तो मैं सबसे पहले आता हूँ डिसीजन यूजिंग डेटा एनालिसिस में। सो डिसीजन यूजिंग डेटा एनालिसिस में वी हैव टू थिंग्स, फर्स्ट इज अरिथमेटिक मूविंग एवरेज एंड सेकंड इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अरिथमेटिक मूविंग एवरेज, एज द नेम सजेस्ट, ये एक नॉर्मल एवरेज निकालने का तरीका हुआ। एंड एक्सपोनेंशियल में एक मूवमेंट ज्यादा होएगा, मूवमेंट इन द सेंस जो एवरेज होगा वो कुछ ना कुछ एक कैसे बोले कंटिन्यूटी टाइप का चीज होगा। आई विल एक्सप्लेन इट। तो अपन ये दोनों का कैलकुलेशन देखेंगे इस चैप्टर में। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में आएंगे वो बेसिकली इन्हीं से आता है, मूविंग एवरेज के कैलकुलेशन में ही आता है जनरली। मूविंग एवरेज जो लोग स्टॉक मार्केट में है वो लोग जानते हैं, जैसे 200 मूविंग एवरेज हुआ लॉन्ग टर्म, फिर 60 डे या मतलब 1 मंथ या 2 मंथ लेते हैं तो उसको मीडियम टर्म बोलते हैं। और अगर एकदम छोटा लेते हैं, 10 डेज 12 डेज 14 डेज लेते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म हुआ। तो इन मूविंग एवरेजेस के बेसिस में हम निकालते हैं कि प्राइस का क्या आगे मूवमेंट हो सकता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मूविंग एवरेज निकालने का। दिस इज सिंपल मूविंग एवरेज निकालने का कंडीशन। ये क्या किया, 10 दिन का क्लोजिंग प्राइस, ऐसी इन एनी केस अपन ये क्लोजिंग प्राइसेस को यूज करते हैं कोई भी मूविंग एवरेज निकालने को। वी हैव 10 डेज का क्लोजिंग प्राइसेस, उसमें से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 डे मूविंग एवरेज निकालना है, 5 डे मूविंग एवरेज ऑफ डेली क्लोजिंग प्राइसेस। तो 5 डे निकालने के लिए 1 2 3 4 5 डेज अपन पकड़े पहले 5 दिन, और उनका जो क्लोजिंग प्राइस है उसका टोटल किए। फिर 2 3 4 5 और 6th डे को पकड़ के उसका टोटल के, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अपन हर 5 दिन का टोटल निकाल लेंगे। आफ्टर टेकिंग आउट द टोटल्स अपने पास 10 डे का जो अपन के पास डेटा था उसमें से अपन ने 6 5 डे के टोटल्स निकाल लिए। अब 1 and 2 का टोटल करके ये आएगा, 2 and 3 का टोटल करके ये आएगा, 3 and 4 का टोटल ये आएगा, ऐसा करके अपना टोटल्स आते जाएगा। ठीक है। इन टोटल्स के बाद अपन क्या करेंगे, तो 255 है। इन दिस केस वी हैव अ 10 ट्रेडिंग डे, यानी 10 दिन का डेटा है, तो 255 डिवाइड बाय 10, दिस विल बी फर्स्ट मूविंग एवरेज। सबको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा मूविंग एवरेज का, हर दिन का क्या अपना मूविंग एवरेज रहेगा। मूविंग एवरेज तो अपन ने पढ़ लिया। अब अपने को ये जानना है कि उन मूविंग एवरेज के बेसिस में कब खरीदना है कब बेचना है। तो वो इंस्टीट्यूट यहाँ पे दे रहा है कि जब स्टॉक का प्राइस का जो लाइन है वो मूविंग एवरेज को अपवर्ड क्रॉस करता है और मूविंग एवरेज लाइन फ्लैट है, तब खरीद सकते हो। या फिर मूविंग एवरेज लाइन बढ़ रहा है और स्टॉक का प्राइस उसको नीचे जाके क्रॉस कर रहा है, तब खरीद सकते हो। या फिर स्टॉक का प्राइस का लाइन जो है विच इज अबव मूविंग एवरेज लाइन फॉल्स बट बिगिंस टू राइज अगेन बिफोर रीचिंग द मूविंग एवरेज लाइन। बेसिकली थर्ड वाला केस ऐसा है कि कुछ अपना मूविंग एवरेज का लाइन ऐसा है और अपना स्टॉक गिर रहा था बट यहाँ पे आके रिवर्सल हो गया, तो ये एक बाय सिग्नल हो गया। ऐसा इसका 3 एग्जाम्पल, 3 केसेस दिया कि कब अपन खरीद सकते हैं। अब बेचने का उसी का उल्टा होना चाहिए। स्टॉक प्राइस लाइन फॉल्स थ्रू मूविंग एवरेज लाइन व्हेन द ग्राफ ऑफ द मूविंग एवरेज लाइन इज फ्लैटनिंग। तो जब फ्लैट मूविंग एवरेज लाइन है, ठीक है, मूविंग एवरेज लाइन फ्लैट है, अगर स्टॉक प्राइस का लाइन उसको ऊपर क्रॉस कर रहा है, स्टॉक प्राइस लाइन राइज थ्रू द मूविंग एवरेज लाइन, राइज थ्रू हो रहा है, तो अपन खरीदेंगे, और फॉल हो रहा है वहां से तो अपन उसको बेचेंगे। अगर जो स्टॉक प्राइस का सॉरी जो मूविंग एवरेज का लाइन है वो यहाँ पे राइज हो रहा है और स्टॉक प्राइस फॉल हो रहा है तब खरीदेंगे, और अगर मूविंग एवरेज फॉल हो रहा है और स्टॉक प्राइस राइज हो रहा है तब बेचेंगे। तीसरा इसका जो केस है वो ये है, अगर लेट से मूविंग एवरेज ऐसा है और अपना स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा था बट यहाँ से आके रिवर्सल दे दिया, तो ये जो है ये एक सेल सिग्नल हो गया। तो दोनों मतलब जो बाय है उसी का उल्टा सेल में दिया हुआ है बेसिकली। ये कुछ इंडिकेशंस हैं जिनसे अपन ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमको क्या करना है आगे। फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक्चुअली मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहूंगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन अपन जो क्वेश्चन है उसके थ्रू समझेंगे तो बेटर रहेगा। आई लीव इट ऐसे ही अभी, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू डिस्कस विथ टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन।
आई थिंक क्वेश्चन 2 है या 1 है, क्वेश्चन 1 या 2 में से देखते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है। फिर है इवैल्यूएशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इसमें कुछ नहीं है, इवैल्यूएशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में ये बोल रहा है कि जो फॉर में, जो फेवर में उनके क्या पॉइंट्स है और जो अगेंस्ट है उनके क्या पॉइंट्स है। तो ये मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर में जो है वो लोग बोलते हैं कि क्राउड साइकोलॉजी एग्जिस्ट करता है मार्केट में। सो व्हेन वी हैव अ पर्टिकुलर थ्योरी इन अ टेक्निकल एनालिसिस की अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट है ना, कि लेट्स से अपना अगर 200 मूविंग एवरेज लाइन है, उसको स्टॉक प्राइस नीचे से ऊपर क्रॉस करता है तो वी से कि अपना बुलिश हो गया स्टॉक। जो लोग जानते हैं वो लोग मतलब जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है वो लोग जानते हैं। सो इन दैट केस एक क्राउड साइकोलॉजी आ जाता है कि जैसे ही वो क्रॉस करेगा सब लोग खरीदना चालू कर देंगे। सो ये दिस पॉइंट से कि इस क्राउड साइकोलॉजी के कारण टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली काम करता है। सेकंड क्या बोल रहा है कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो जो शिफ्ट होता है डिमांड सप्लाई में उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है इवन बिफोर इट एक्चुअली हैपेंस। दिस मीन्स दैट ये लोग बोल रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस इज अ लीडिंग इंडिकेटर काइंड ऑफ, इसलिए ये लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। और तीसरा बोल रहा है कि जो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है उसको एक्चुअली इफेक्ट में आने में टाइम लगता है। सो टिल देन द स्टॉक प्राइसेस मूव्स with regards to the technical analysis more as compared to the fundamental analysis। बेसिकली अगर मैं बोल रहा हूँ कि टीसीएस का प्राइस लेट से आज अंडर वैल्यूड है टीसीएस, लेकिन उसका अंडर वैल्यूड है ये निकालेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और एक्चुअली उस अंडर वैल्यूएशन को रीजनेबल वैल्यूएशन पर लाएंगे। दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। इन बिटवीन जो डिमांड सप्लाई के कारण प्राइस मूवमेंट्स है वो ज्यादा जल्दी इफेक्ट लेंगे, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस काम आ सकता है। दीज आर द फॉर वाले रीजंस। अब मैं 4 अगेंस्ट के रीजंस बताता हूँ। दीज आर अगेंस्ट। ये लोग क्या बोल रहे हैं, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस के अगेंस्ट है, ये लोग बोल रहे हैं कि कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन ही नहीं है इस चीजों का कि भाई ये लाइन इसको ऊपर क्रॉस कर गया उसका क्या मतलब है, क्यों बढ़ेगा प्राइस, या नीचे क्रॉस कर गया क्यों गिरेगा प्राइस, वी डोंट नो। दे आर सेइंग कि एम्पायर रैंडम वॉक थ्योरी जो है, रैंडम वॉक थ्योरी अपन ऊपर पढ़े थे कि कुछ भी हो सकता है मार्केट में। बेसिकली वही रैंडम वॉक थ्योरी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज का कोई रीजन नहीं है, इट इज जस्ट बेसिक स्टैटिस्टिकल डिमांड एंड सप्लाई, उसका कोई बैकग्राउंड कुछ भी टेक्निकल एनालिसिस का सेंस नहीं है। सो ये अगेंस्ट हुआ, यानी कि अगर रैंडम वॉक थ्योरी को हम सही मानते हैं तो हम टेक्निकल एनालिसिस को सही नहीं मान सकते। देन थर्ड पॉइंट इज कि ये लोग बोल रहे हैं अब लैगिंग है। लैगिंग क्यों बोल रहे हैं कि जब तक टेक्निकल एनालिसिस का कोई टूल है वो बताएगा कि अब मूव आने वाला है, अब मूव एक्चुअली उसके पहले ही आ जाएगा। दीज पीपल आर सेइंग लैगिंग। और जो फॉर्म है वो लोग बोलते हैं इट इज अ लीडिंग इंडिकेटर, अपना अपना फंडा है। और चौथा है कि टेक्निकल एनालिसिस इज अ सेल्फ डिफीटिंग प्रोपोजिशन। इसका मतलब क्या कि मैं टेक्निकल एनालिसिस यूज कर रहा हूँ तो मेरे को एक एडवांटेज मिलना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर्स, बस। बट अगर सब लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं तो सब लोग जानते हैं कि क्या होने वाला है, तो मेरा कोई एडवांटेज तो नहीं रहा। इसलिए ये लोग बोल रहे हैं कि विथ मोर एंड मोर पीपल एम्प्लॉइंग द टेक्निकल एनालिसिस द वैल्यू ऑफ सच एनालिसिस टेंड्स टू डिक्लाइन। सो दीज वर द 3 and 4 पॉइंट्स। और इवैल्यूएशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, दिस इज मतलब थ्योरी में आ सकता है ये वाला पॉइंट। फिर आई कम टू द डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। ये सिंपल है, अगेन पता है अपने को। फंडामेंटल एनालिसिस में बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड टू द फंडा, ईआईसी एनालिसिस जो अपन पढ़े थे, तो इकोनॉमी का, इन्फ्लेशन, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, ग्रोथ रेट, कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स पढ़ेंगे। दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इन द ऑन द अदर हैंड चार्ट एनालिसिस हुआ, उसमें अपन क्या देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, प्राइस मूवमेंट्स, वॉल्यूम देखते हैं, और हिस्टोरिकल मार्केट डेटा से अपन डायरेक्शंस प्रिडिक्ट करने का कोशिश करते हैं, फ्यूचर प्राइस कहाँ जाएगा। रूल रूल में क्या है कि फंडामेंटल एनालिसिस बोलता है शेयर डिस्काउंट्स एवरीथिंग, शेयर का जो प्राइस है डिस्काउंट्स एवरीथिंग। टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है इट कैप्चर्स एवरीथिंग। इसका क्या लॉजिक हुआ कि फंडामेंटल एनालिसिस में अपन क्या करते हैं, जनरली जो भी फ्यूचर की चीज है, जैसे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल पढ़े थे, गॉर्डन मॉडल, उसमें अपन डिविडेंड को डिस्काउंट कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस ऑन द अदर हैंड बोलता है कि प्राइस जो है वो सब कुछ कैप्चर करता है, तो उससे आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा, आपको एडवांटेज मिलेगा इफ यू नो द चार्टिंग टेक्निक्स। यूजफुलनेस एज यूजुअल जो अपन जानते ही हैं, फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए काम आता है और टेक्निकल शॉर्ट टर्म के लिए काम आता है, नो डिबेट ऑन दैट। फिर अपन लास्ट टॉपिक में आते हैं चैप्टर का, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस मैं यहीं से पढ़ा रहा हूँ, यूजीन फार्मा या जो भी इसको बोलते हैं नाम, इस बंदे ने निकाला था एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का फंडा मैं पहले हिंदी में समझा देता हूँ, फिर चैप्टर में जो दिया वो देख लेंगे। सो ये थ्योरी बेसिकली ये बोलता है कि एक मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। तो इंडिया का मार्केट अगर मैं देखूं तो देर आर वेरी वेरी बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। सिंगापुर के बहुत इन्वेस्टमेंट आता है, अमेरिका का इन्वेस्टमेंट आता है, इंडिया में काफी सारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, काफी सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज है जो बहुत बड़ा स्टेक होल्ड करते हैं, एलआईसी है। दीज आर ऑल कैटेगराइज इनटू बिग प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ऑपरेटर्स होते हैं कुछ इनमें।
और ये लोगों के पास इतना डेटा होता है कि ये लोग जो है, ये लोग जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ऑलरेडी डिस्काउंट करके शेयर प्राइस में क्या बोलूँ इनकलकेट करके रख देते हैं। सो इसलिए ये थ्योरी बोलता है कि मार्केट एफिशिएंट है, आप मार्केट में आउट परफॉर्म नहीं कर सकते लंबे समय तक, मार्केट एफिशिएंट है। ठीक है। सो दिस इज द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। अब इसमें आगे मैं जब बताऊंगा तो तीन टाइप की एफिशिएंसीज होती है, वो डिस्कस करेंगे। मैं बताता हूँ अब जो मैंने हाईलाइट किया, दिस इज व्हाट द थ्योरी इज। सो इट सेज कि एट एनी गिवन टाइम ऑल अवेलेबल प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज फुल्ली रिफ्लेक्टेड इन द सिक्योरिटीज प्राइस। तो कोई भी इन्वेस्टर कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म नहीं कर सकता। द ओनली वे टू ऑब्टेन हायर रिटर्न्स इज बाय परचेजिंग रिस्की इन्वेस्टमेंट। ये इसका लॉजिक सिंपल है कि द हायर यू टेक रिस्क द मोर आर द चांसेस ऑफ हायर रिटर्न्स। अगर एफडी में लगाओगे तो 5% मिलेगा, अगर स्टॉक में लगाओगे रिस्क ले रहे हो तो चांसेस है कि 8-10% भी मिल जाए, और अगर पेनी स्टॉक्स में या स्मॉल कैप में लगा रहे हो तो ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो चांसेस है कि 12-13-15% भी मिल जाए, चांसेस है कि वो डूब भी जाए। सो द मोर द रिस्क द हायर द चांसेस ऑफ रिटर्न, नॉट द रिटर्न बट द चांसेस ऑफ रिटर्न। सो सर्च फॉर थ्योरी। सो सर्च फॉर थ्योरी क्या है, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया था कि रैंडम वॉक थ्योरी जो अपन ने पढ़ा था कि कुछ भी हो सकता है मार्केट में, कोई फंडा ज्यादा नहीं है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। इसका लॉजिक क्या है, रैंडम वॉक थ्योरी बोल रहा है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी क्यों हो सकता है, क्योंकि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस पहले से ये चीज बोल रहा है कि मार्केट में सब चीज का फैक्टर इन हो चुका है, तो आप कुछ उखाड़ नहीं सकते मार्केट में, इसलिए एक रैंडम वॉक थ्योरी है कि कुछ भी हो सकता है मार्केट में, देयर इज नो पर्टिकुलर रीजन फॉर एनीथिंग टू हैपन। सो हैविंग सेड दैट, यहां पर क्या है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं कि स्टॉक प्राइस, जो रैंडमनेस ऑफ स्टॉक प्राइस है, यानी जो रैंडम वॉक थ्योरी है, जो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जिसका बेस है, रैंडम वॉक थ्योरी एज अ रिजल्ट ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्यों है, इसके कारण दे रहे हैं ये लोग बोल रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है सबको, और इंस्टेंट हो गया अभी तो ऑनलाइन के बाद खास करके, तो जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है उनके पास जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा उनको। कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो सब लोग ये डेटा खोजते हैं और सब लोग उस पर एक्ट करते हैं, तो एफिशिएंसी आ जाएगा मार्केट में, देयर विल बी नो मोर पॉसिबिलिटीज टू गेन अनफेयर एडवांटेज। एंड लास्ट पॉइंट ये बोलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है उसका कोई मतलब नहीं है मार्केट में, कोई नया इंफॉर्मेशन होगा उससे मार्केट अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स ले सकता है, बट एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन डज नॉट प्ले अ बिग रोल देयर। मिसकंसेप्शन अबाउट एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, इसको पढ़ने के पहले अगर सिंपल सा लॉजिक है, अगर इन्वेस्टर्स रैशनल और कॉम्पिटिटिव है, यानी बहुत सारे इन्वेस्टर है, सब रैशनल है, सब कॉम्पिटिटिव है, सब लोग सारा डेटा देखते हैं, तो जो प्राइस का चेंज है वो प्रिडिक्टेबल नहीं होगा, वो रैंडम होगा, क्योंकि जो प्रिडिक्टेबल चेंजेस थे वो ऑलरेडी हो जाएंगे। अगर मेरे को पता है प्राइस अंडर प्राइस्ड है कोई शेयर, तो जो रैशनल और कॉम्पिटिटिव वाले हैं वो लोग उसको अपने एक्चुअल प्राइस पे लेके आएंगे, जो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू उस पर ले आएंगे ऑलरेडी। सो द प्राइस विल गो अपवर्ड, ये नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका होगा। सो द मूवमेंट विल बी क्वाइट रैंडम इन दैट सेंस। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव सुपीरियर इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस इस मार्केट एफिशिएंसी एग्जिस्ट ड्यू टू पोर्टफोलियो मैनेजर्स डूइंग देयर जॉब वेल इन अ कॉम्पिटिटिव सेटिंग। इसका मतलब क्या, अगर मार्केट बहुत ज्यादा एफिशिएंट है तो जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं वो लोग अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और अगर मार्केट इनएफिशिएंट है तो पोर्टफोलियो मैनेजर्स अपना काम सही से नहीं कर रहे। फिर लेवल ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, तीन टाइप के एफिशिएंसीज होते हैं। पहला है वीक फॉर्म। इसके पहले मैं एक चीज बताता हूँ, तो डेटा यहाँ पर इस थ्योरी के लॉजिक से मैं जाऊँ तो तीन टाइप के डेटा होते हैं। डेटा तीन टाइप का होता है, सबसे पहला होता है पास्ट डेटा, फिर दूसरा होता है जो अभी करंटली पब्लिक में अवेलेबल है, पब्लिक डेटा, और तीसरा होता है प्राइवेट डेटा। तो एज यू नो पास्ट डेटा वो है जो सबको मिल जाएगा क्योंकि ये पास्ट का है, तो अब सबके पास रिकॉर्ड में आ जाएगा। पब्लिक डेटा अगेन सबके पास होगा क्योंकि इट इज इन पब्लिक, बट प्राइवेट डेटा ऑल के पास नहीं होगा। सो ये तीनों डेटा के बेसिस पे तीन लेवल्स ऑफ एफिशिएंसी है। तो जिन अगर लेट्स से कि जो पास्ट डेटा है वो ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है प्राइसेस में, सो वी कॉल इट अ वीक फॉर्म एफिशिएंसी। अगर पास्ट और पब्लिक दोनों इनकॉर्पोरेटेड है सो वी कॉल इट अ सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी। और अगर सारा ही डेटा इनकॉर्पोरेटेड है मार्केट में ऑलरेडी तीनों टाइप का, सो वी कॉल इट अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। सिंपल है। सो वीक कब हुआ, जब सिर्फ पास्ट डेटा है, पास्ट डेटा प्लस पब्लिक डेटा है अपने पास इनकॉर्पोरेटेड मार्केट के प्राइसेस में, देन इट इज अ सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी। और अगर पास्ट पब्लिक और प्राइवेट डेटा तीनों इनकॉर्पोरेटेड है मार्केट के प्राइसेस में, देन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। सो स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी ये डिनोट करेगा कि यहाँ पर अब आउट परफॉर्म करना बहुत ही नामुमकिन है। सेमी स्ट्रॉन्ग करेगा कि थोड़ा मुमकिन है बट मुश्किल है। वीक फॉर्म इंडिकेट करेगा कि हाँ इस मार्केट में आउट परफॉर्मेंस हो सकता है, कर सकते हैं।
सो एम्पायरिकल एविडेंस ऑन वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट, ये एक बार कर लेना खुद से। ये बेसिकली ये 3 टॉपिक्स है, इसमें तीनों फॉर्म्स ऑफ एफिशिएंसी को एक जबरदस्ती का थोड़ा उस पे डेटा दे रहा है। दिस इज नॉट टू मच टेस्टेबल मेरे समझ में, एक बार इसको कर लेना। फिर चैलेंजेस टू एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। सबसे पहला चैलेंज है इंफॉर्मेशन इनएडिक्वेसी। अभी मैंने बोला कि सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पब्लिक में, अपने को इंस्टेंटली डेटा अवेलेबल है, बट ऑन द अदर हैंड इफ यू थिंक कि जो डेटा है वो, जो डेटा राकेश झुंझुनवाला को मिलेगा लेट से आज, वो डेटा मेरे को मिलने में हो सकता है 3 दिन लगेगा, बिकॉज वो डेटा फ्लो उतना रैपिड नहीं रहेगा। और जो डेटा मेरे पास होगा वो हो सकता है किसी और के पास नहीं होगा, क्योंकि उसको डेटा समझ ही नहीं आएगा। सो देर इज इंफॉर्मेशन इनएडिक्वेसी ऑल्सो। मतलब जब हम इस थ्योरी के फॉर में बात करते हैं तो वी से कि इंफॉर्मेशन इंस्टेंट है और पब्लिकली अवेलेबल है। जब हम उस थ्योरी के अगेंस्ट बात करते हैं तो हम बोलते हैं नहीं यार कहाँ अवेलेबल है, तो इनएडुकेटेड डेटा। सो यू हैव टू मोल्ड योर आंसर्स इन दैट वे। फिर लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, जो मैंने बोला कि मेरे को जो डेटा लेट से एनालाइज करने आ रहा होगा क्योंकि अपन ने सीए की पढ़ाई करी है, वो एक नॉन सीए स्टूडेंट को, नॉन सीए वाले को नहीं आ रहा होगा एनालाइज करना। सो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज डिफर विद एवरी ह्यूमन, इट इज अ सब्जेक्टिव थिंग। इरेशनल बिहेवियर, अब इरेशनल बिहेवियर भी हो सकता है। जरूरी है कि अगर मेरे को दिख रहा है स्टॉक प्राइस अंडर वैल्यूड है तो मैं उसको खरीदूंगा तब, जब तक वो इंट्रिंसिक वैल्यू में नहीं आएगा। आईआरसीटीसी को काफी लोगों ने खरीदा था बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग नॉट अ फंडामेंटल गैप, इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर जाने के बाद भी लोग खरीद रहे थे क्योंकि उनको टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस में, रूमर्स के बेसिस में बुलिश थे। सो इरेशनल बिहेवियर हुआ वहां पर, और स्टॉक प्राइस जब टूटा तो सब लोग का लॉस हुआ ही। मोनोपोलिस्टिक इन्फ्लुएंस, मोनोपोलिस्टिक इन्फ्लुएंस जो मैंने बोला, राकेश जूनवाला टाइप के प्लेयर्स हैं मार्केट में, ये लोग क्या करेंगे, मैनिपुलेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं मार्केट को। सो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है वो होल्ड गुड करेगा कोई भी मार्केट में। सो दिस कंक्लूड्स आवर चैप्टर। एक बार क्विकली टेस्ट योर नॉलेज गो थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट इज मेजर मिसकंसेप्शंस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, अपन ने ऊपर करा। अभी डाउ जोन्स थ्योरी अपन ने कल कर लिया था, कल वाले लेक्चर में। एलियट वेव थ्योरी अपन ने कल वाले में कर लिया था। एंड वेरियस इंडिकेटर्स टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, ये भी कल अपन ने कर लिया था ईआईसी एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। तो थ्योरी क्वेश्चंस एज आई टोल्ड यू, ये जो 4 मार्क वाले क्वेश्चंस है उनमें ये चैप्टर आ सकते हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। सो नाउ यू सी किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इफ यू सी, तो 2 क्वेश्चंस है इस चैप्टर में जो मैंने ऊपर बताया अभी तक, इस पे होंगे। एक है ईएमए पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और दूसरा जो मैंने स्किप कराया विच आई टोल्ड यू टू स्टडी योरसेल्फ, उस पे क्वेश्चन है ये। दिस इज ऑन द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का रन टेस्ट। ये दोनों क्वेश्चन मैं अभी कवर कर लूंगा, तो डोंट वरी। सो रन टेस्ट का जो ऊपर है वो इसके, मतलब आफ्टर यू अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन, उसके बाद रन टेस्ट इफ यू स्टडी, तो खास कुछ है नहीं उसमें पढ़ने लायक। सो लेट्स स्टार्ट विद द ईएमए क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 1 पे आते हैं। क्वेश्चन 1 इज ऑन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो इसमें अपने को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये डेज है, ये डेट है, तो अपन डेट देखते हैं। ये कुछ डेट्स का अपने को सेंसेक्स दिया हुआ है, सेंसेक्स का क्या क्लोजिंग प्राइस था, ठीक है। सो अपने को कितने ट्रेडिंग डेज दिए हुए हैं, 1 2 3 और 4 5 6 7, 7 ट्रेडिंग डेज हैं। उन डेज का अपने को क्लोजिंग प्राइस दिया हुआ है और अपन को बोल रहा है कि आप निकालो ईएमए। ईएमए के लिए 2 डेटा अपने को चाहिए रहता है, एक तो ओपनिंग बोल लो या प्रीवियस ईएमए विच इज 15,000, और एक अपने को चाहिए रहता है कि जो भी ईएमए का एक्सपोनेंट वैल्यू है वो अपने को चाहिए, तो वो 0.062 दिया हुआ है फॉर 31 डेज। तो इस बेसिस पे कैलकुलेशन करना है। ये टेबल मैं बना सकता हूँ बट बेफालतू क्यों मैं बनाने बैठूं, क्वेश्चन का आंसर है, इसी से मैं समझा देता हूँ फटाफट। सो डेट्स आ गए, 7 ट्रेडिंग डेज है अपने पास, तो 7 दिन आ गए यहाँ पे। 7 दिन की क्लोजिंग प्राइस आ गया सेंसेक्स का। ओपनिंग ईएमए मैंने बताया था 15,000 अपने को चाहिए था, वो आ गया। सेकेंड जो ईएमएज है ये अपन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट मेरे पास आ गया सेंसेक्स का फर्स्ट डे का क्लोजिंग और ईएमए आ गया प्रीवियस डे का। इन दोनों को जब मैं माइनस करता हूँ, यानी सेंसेक्स का क्लोजिंग प्राइस माइनस ईएमए, वो डिफरेंस मेरा आ गया -478। इस डिफरेंस को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 31 डे का जो मेरे पास एक्सपोनेंट वैल्यू है ईएमए का, 29.636 आता है। जो एक्सपोनेंट वैल्यू था वो 0.062 दिया हुआ था क्वेश्चन में। सो ये जो आता है 4 विच इज द कॉलम 4। सो ये जो कॉलम 4 है, इस कॉलम 4 को अपन को कॉलम 2 ईएमए से प्लस माइनस करना है। याद रखना इसको ईएमए से करना है, सेंसेक्स से नहीं करना है, यानी प्राइस ऑफ द स्टॉक या प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग से नहीं करना है, उसके ईएमए से करना है। सो प्रीवियस ईएमए माइनस द चेंज इन ईएमए बोल लो इसको, ये 29.636 अपन माइनस करेंगे तो अपने पास ईएमए आ जाएगा 14,970 विच विल बी आवर ईएमए फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे लेट्स से।
ऐसा कर करके अपन निकालते जाएंगे एंड ये लास्ट अपने पास ये आ गया और ये आ गया अपना लास्ट ईएमए। सो वी स्टार्टेड विथ 14,970 एंड इफ यू सी इट इज ऑलमोस्ट एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। अपन 15,416 रुपए पे एंड होते हैं। सो इट शोज की एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो वी से द मार्केट इज बुलिश इन नेचर। मार्केट इज लाइकली टू रिमेन बुलिश फॉर शॉर्ट टर्म or medium term if other factors remain the same. On the basis of EMA, the investors can take long position. ये इसका एक सिंपल सा कंक्लूडिंग आंसर है, और ये कंक्लूजन हमेशा दिया करो। ये चीज काफी लोग भूल जाते हैं कंक्लूजन देना। तो ये सब चीजें यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन में बोला है गिव डिटेल्ड एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ योर कैलकुलेशंस। और अगर ये 8 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 मार्क अराउंड इस क्लोजिंग एनालिसिस पे भी रहता है, जो काफी लोग भूल जाते हैं देना। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 इज ऑन, जो मैंने बताया था, रन टेस्ट पे। तो रन टेस्ट के लिए अपने को क्या दिया हुआ है, कुछ दिनों का अपने को इंडेक्स का क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये कुछ दिनों का डेटा है। और अपने को और क्या डेटा दिया हुआ है यहाँ पर, बोला 5% और 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे निकालना है। तो 5% पे टी का वैल्यू दिया हुआ है 2.101 और 10% पे टी का वैल्यू दिया हुआ है 1.734 एट 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब ये सबको टेक्निकल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट अभी मैं डायरेक्ट इसको यूज कैसे करना है वो बता दूं तो आई थिंक इट विल बी बेटर, क्योंकि इस पे हार्डली एक क्वेश्चन बन सकता है और इतना सब क्यों ये क्या है वो सब अपने को जानने का जरूरत अभी तो नहीं है। इफ यू वांट अपन इसको डिटेल में जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। इट इज व्हाट यू विल स्टडी इन स्टैटिस्टिक्स, जो कोर स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं वो लोग। सो यू टेक द डेज, ऑल द डेट्स, यू टेक ऑल द क्लोजिंग इंडेक्सेस अगेंस्ट इट, इतना तो पता ही है। अब यहाँ पर जो अपन को कैलकुलेट करना है साइन ऑफ प्राइस चार्ज, इट इज प्राइस चेंज एक्चुअली। प्राइस चेंज का अपने को साइन लेना है। तो 2800 से 2780 गया, वो माइनस हुआ। 2780 से 2795 गया तो प्लस हुआ। ऐसा कर करके हर एक प्राइस जो चेंज हो रहा है उसका अपन उसके अगेंस्ट साइन रिकॉर्ड कर लेंगे। ये सारे साइंस अपन ने रिकॉर्ड कर लिए। इन साइन से अपने पास 3 चीज आएगा। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ प्लस एंड टोटल नंबर ऑफ माइनस। टोटल नंबर ऑफ प्लस को अपन ने n1 ले लिया, पॉजिटिव चेंजेस 11 है, और टोटल नंबर ऑफ माइनसेस यानी नेगेटिव चेंजेस को n2 लिया, विच इज 8। आर क्या है, आर कितने बार प्राइस चेंज का साइन चेंज हो रहा है। सो पहला हुआ अपना जब ये माइनस आया, दूसरा माइनस से प्लस हुआ, तीसरा प्लस से माइनस हुआ, चौथा माइनस से प्लस हुआ, पांचवा हुआ प्लस से माइनस, छठा हुआ माइनस से प्लस, और सातवां प्लस से माइनस, और आठवां हुआ माइनस से प्लस। सो 8 प्राइस चेंजेस आ गए अपने पास, विच इज आर आर। अपने पास n1 आ गया, n2 आ गया, आर आ गया। नाउ अपन यहाँ पर 3 चीज निकालते हैं। एक अपन निकालते हैं म्यू, एक अपन निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और बाकी अपने पास आर तो है ही। ये 3 चीज यहाँ पे काम आएगा। म्यू निकालने का फॉर्मूला ये है, ये अपने को याद करना होगा। ठीक है, इसको याद कर लेना। 2n1n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस 1। ये फॉर्मूला में n1 अपना है पॉजिटिव चेंजेस विच इज 11 एंड n2 है 8। उसको अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो 10.62 म्यू आ जाता है, सॉरी 10.26। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला स्कूल में पढ़ते थे स्टैटिस्टिक्स में मैथ स्टूडेंट, और आगे भी जिन्होंने स्टैट्स पढ़ा है, सो इट इज 2n1n2 इंटू 2n1n2 माइनस n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 इंटू n1 प्लस n2 माइनस 1। ये फॉर्मूला अगेन मेमोराइज दिस। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, और अगर ये स्क्वायर रूट हटा दूंगा यहाँ से तो यही वेरिएंस बन जाता है, सिंपल है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन में n1 n2 दो ही चीजें यूज हुआ है, वो दोनों का वैल्यू अपने पास है। उस बेसिस पे 2.06 अपना स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। और r का वैल्यू अपने पास 8 था ही, 8 टाइम्स चेंजेस हुआ है। तो अब अपन का जो तीसरा फॉर्मूला है विच इज इंपॉर्टेंट इन एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, जिससे रन टेस्ट अपन करेंगे, द फॉर्मूला इज म्यू, इसको ठीक से लिख देता हूँ, म्यू माइनस टी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। टी क्या है, टी जो अपने पास वहां पे दिया हुआ था क्वेश्चन में, मैं बताता हूँ। ये टी की वैल्यू दी हुई है 2.101 एट 5% एंड 1.734 एट 10%। तो टी की वैल्यू दी हुई है, तो अपन को यही फॉर्मूला यूज करना है, म्यू प्लस माइनस एक्चुअली। तो अगर अपन यहाँ पर प्लस माइनस यूज कर रहे हैं, अगर अपन लोअर लिमिट निकाल रहे हैं तो माइनस करेंगे, और अगर अपन अपर लिमिट निकाल रहे हैं तो प्लस करेंगे। बेसिकली यार पॉइंट इज कि अपना जो आर है विच इज दिस, ये आर जो है, दिस आर शुड लाई बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अगर ये होता है तो अपन बोलते हैं कि वीक फॉर्म हाइपोथेसिस अपना फॉर्म हुआ है। ये मैं समझाता हूँ। सो व्हेन वी डू फॉर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अपने पास 2.101 का टी है, तो म्यू माइनस टी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू 10.26 है यहाँ पर ने कैलकुलेट किया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 2.06 है। 2.101 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है टी की वैल्यू। ये अपन जब माइनस साइन यूज करके करते हैं तो अपना लोअर लिमिट आता है 5.932, और जब प्लस साइन लेके करते हैं तो 14.588 अपर लिमिट आता है, और अपना आर है 8,
विच लाइज बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में टेस्ट हो गया पहला, और 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में सिमिलर प्रोसेस करेंगे, बस यहाँ पे टी का वैल्यू चेंज होगा 1.734। सो अगेन 8 लाइज बिटवीन 6.688 एंड 13.832। तो यानी दोनों लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में आर लाइज बिटवीन द अपर एंड लोअर लिमिट। तो जो मैंने बताया कि इसका मतलब वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है मार्केट में, वो हम प्रूव कर दिए। सो दिस एंड्स माय चैप्टर सिक्योरिटी एनालिसिस। आई होप सबको समझ आया होगा, मजा आया होगा पढ़ने में। एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर इट विद इन द कम्युनिटी, और कमेंट करना अगर कुछ अच्छा लगा या कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ डाउट है। आई ट्राई टू रिजॉल्व एट माई एंड। सो ऑन दैट नोट आई एंड दिस part 2 of security analysis.